इंडिया इज़ करेंटली अ डेवलपिंग कंट्री और इस डेवलपिंग कंट्री के अराउंड 80% आबादी मिडिल क्लास में बिलोंग करती है। एंड बाय मिडिल क्लास आई मीन दोज पीपल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दो तरह के खौफ ज़रूर से देखते हैं। एक कि हमारे पास इतने पैसे हो कि कुछ भी करने या खरीदने से पहले हमें अपनी जेब न देखनी पड़े, और दूसरा वो जिसकी वजह से हमारा पहला खौफ पूरा हो, और वो है कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव करने का पैसन, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट हमें बोथ पॉपुलर और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना दे। और अगर इन दो ख्वाबों को मिलाकर अगर हम एक पिक्चर निकालेंगे तो उसकी शक्ल बिल्कुल शाहरुख खान सी दिखेगी। तो इसलिए आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्यों शाहरुख खान की सक्सेस हमें खुद की जीत की जैसी लगती है। जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। रेडी। तो इस कहानी की शुरुआत हम उनकी जन्म से ही करेंगे, जहां उनका जन्म 2 नवंबर 1965 में न्यू दिल्ली में हुआ था, जहां बचपन में उनकी नानी ने उनका नाम अब्दुल रहमान रखा था। लेकिन उन्हें ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं था, एंड लाइक एवरी अदर चाइल्ड उन्हें भी अपने नाम के चलते उनके भाई और बहनों के द्वारा चिढ़ाया जाता था। देन आफ्टर सम टाइम SRK's फादर मीर ताज मोहम्मद खान ने उनका नाम शाहरुख कर दिया। इसका लिटरल मीनिंग अरबिक में होता है लाइक द फेस ऑफ अ किंग, मीन्स इट वॉज डेस्टिन्ड दैट ही वुड बी नेम्ड शाहरुख एंड विल रूल द फील्ड, ही विल बी इन लाइक अ किंग। हाउएवर यहाँ से लेकर उनकी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई तक सब ठीक ही था until he lost his both parents within the span of 10 years. First his father in 1981 because of cancer and then his mother in 1991 due to diabetes. जिसके बाद उनकी बड़ी बहन शहनाज लारुख डिप्रेशन के स्टेट में चली गई and his life started to fall apart. पर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला उन्हीं लोगों पर मुश्किलें आजमाता है जिन पर उसे जीतने का भरोसा होता है। उनकी एक्टिंग करियर जिसने टेलीविज़न के थ्रू 1989 में उड़ान भरी थी, वो बहुत ही जल्द यानी 1992 में बहुत बड़ी हो गई, जहां उनकी पहली थिएट्रिकल रिलीज फिल्म दीवाना हिट हुई। ऑल्दो ही अपीयर्ड इन द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म बट ही ओन्ड इट लाइक अ किंग। हो गया है मुझे बहुत हो गया मुझे पता नहीं है। Then after doing anti-hero roles to lead heroes and gaining multiple Filmfare awards, with career rising with every film he does and owning the title of every classic film he was featured in like a king. And also through the perspective of an actor, उनके roles और फिल्म की dynamics काफ़ी unique रही, where unlike any other actor, he began his film career with the supporting role, then tried his hands in films which were rejected by many stars like Salman, Aamir, सनी देओल एंड मेड देम आइकॉनिक। लेकिन इन्हीं एंटी हीरो और नेगेटिव कैरेक्टर्स वाले रोल्स के बीच SRK के हाथ एक ऐसी फिल्म लगी वेयर द एक्सपेरिमेंट वेंट क्वाइट रॉन्ग। वो साल था 1994, जब बाजीगर और डर की बड़ी सक्सेस के बाद SRK ने एक और नेगेटिव फिल्म करने की सोची, एंड देन स्टार्ड इन राहुल रवेल्स थ्रिलर अंजाम, जिसके लिए भले उन्हें 40th फिल्मफेयर अवार्ड में बेस्ट विलन का अवार्ड मिला, लेकिन ये वही मोमेंट था when SRK realized he is slowly exiting from the anti-hero roles and entering into the shoes of Bollywood's greatest villains. लेकिन उनका ये मकसद कभी नहीं था। He wanted to be a star or to be the greatest of the greatest. So he finally tried something new after years and included himself in Aditya Chopra's Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, and the rest is history. And following the huge success of DDLJ, he immersed himself in several classic romantic films of Bollywood of all time, like दिल तो पागल है, मोहब्बतें, वीर ज़ारा, कल हो ना हो। इन सब फिल्मों ने उन्हें किंग ऑफ रोमांस का दर्जा दिलाया। लेकिन अगर हम फिर से 1994 में वापस जाए तो वहाँ उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा मिलेगा 1994। ये वही साल था जब एक डिसीज़न ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। यूसी बाजीगर और डर जैसी फिल्में करने के बाद ही वॉज ग्रोइंग एज एन एक्टर, लेकिन उन्हें एक एक्टर बनकर कभी नहीं रहना था, बिकॉज वी ऑल नो एक्टर्स और स्टार में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एन एक्टर माइट बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ द आइकॉनिक रोल्स ही प्लेड, लेकिन एक स्टार वो होता है हु ओन्स द एवरी मोमेंट ही इज इन, नो मैटर कि वो मोमेंट ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन। एंड कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ही न्यू इट वेरी वेल, ही कैनॉट मेस अप द चांस to choose between these two, and finally he chose to be a star. And after Anjam, he stopped featuring in many anti-hero roles, and this was the moment when an actor died but a star was born.
लेकिन एक स्टार की जर्नी भी उतनी आसान नहीं थी। आफ्टर ऑल बॉलीवुड एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की तरह है। यू कांट स्टॉप। एक एक्टर के बाद एक स्टार के बाद एक मेगा स्टार के बाद अ लिविंग लेजेंड, इन सब तक का सफ़र तय करना होता है। एंड सो इन द क्वेस्ट ऑफ बिकमिंग अ मेगा स्टार इट डिलीवर्ड ब्लॉकबस्टर्स लाइक कुछ कुछ होता है, परदेस, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, देवदास, मैं हूं ना, वीर ज़ारा, कल हो ना हो, बट ऑल्सो विद सेटबैक्स लाइक चाहत, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, 1 2 का 4, त्रिमूर्ति, इंग्लिश बाबू देसी मेम, etc. And these were supposed to do well, as he tried both comedy and romance in these, but unfortunately things didn't went quite well there. लेकिन 2010 आते तक SRK ने खुद को मेगा स्टार तक का दर्जा दिला दिया था, जहाँ पर ना ही सिर्फ उन्होंने ह्यूज सक्सेस हासिल की, बल्कि उन्होंने खुद को एज एन एक्टर भी एक्सप्लोर किया, समथिंग विच ही वॉज अवॉइडिंग फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। एंड बाय दिस आई डिडंट मीन दैट कि उन्होंने प्रीवियसली जितनी भी फिल्मों में काम किया था उनमें उनका एक्टर वाला पर्सोना मिसिंग था। नो, ही डिड वॉट ही डू बेस्ट। पर बात बस इतनी सी थी कि वो डर, बाजीगर, कभी हाँ कभी ना, अंजाम और राम जाने जैसा वेरिएशन मिसिंग था। So he tried something which he was yearning for all those years when he was focused on becoming a superstar. So from 2005 to 2010, he did projects like Paheli, in which he played a double role, and one of them was a ghost who falls in love with a girl. Then Dawn, which is still considered one of the finest action thrillers from Bollywood. Then Chak De India, Billu, and My Name is Khan. And with all the success, SRK was flying high for all the good reasons. And who wouldn't be happy for his success if not the people who also dreams to achieve something this big, who are also starting something of their own from the scratch, just like SRK did. Even though after underwhelming response to his 2011 film Ravan, which was his dream project, he refused to slow down and again made a comeback with Dawn 2, Jab Tak Hai Jaan and the blockbuster Chennai Express in 2013. लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान भी तो नहीं होती है। फिर भले बंदा एक यूट्यूब पर कंटेंट बनाने वाला हो या बॉलीवुड पे राज करने वाला शाहरुख हो, मुश्किल वक्त जब गले पड़ता है तो हर किसी को हिलाकर रख देता है। और फिर मैंने तो कंटिन्यूसली फॉलो किया था SRK की फिल्मों को फ्रॉम 2011, जहाँ डॉन 2 मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म बनी थी जिसे मैंने थिएटर में देखा था। एंड आफ्टर इट वेंट द सेम फॉर हिज अपकमिंग फिल्म्स। एंड बिलीव मी, आई फेल्ट द पेन व्हेन दिल वाले, फैन, रईस, जब हैरी मेट सेजल, एंड अगेन हिज ड्रीम प्रोजेक्ट Zero, आफ्टर ऑल द हाइप, failed miserably. After Zero's failure, we all could see the deep sadness in his eyes whenever he attended any event. So, he took a break in 2019 and didn't announce any further movies. तो वक्त था जब ऐसे आर्टिकल्स like the end of SRK, the full stop of King's career, ऐसी बातें होने लगी थी। SRK भले इंटरव्यूज़ देते रहते, लेकिन वो कभी अपनी अपकमिंग फिल्म की बात नहीं करते, और ऐसे करते करते तो इतना वक्त बीत चुका था कि अब तो नॉर्मल ऑडियंस भी एक तरह से उनको स्क्रीन पर वापस देखने को तरस रही थी। लेकिन इंतज़ार बस बढ़ता गया। 2019 के बाद 2020, 2020 के बाद 2021, और जब बॉलीवुड का तख्त भी निराश बैठ गया था, while waiting for his rightful owner to return, कि आउट ऑफ नोवेयर यशराज स्टूडियोज़ ने 2 मार्च 2022 को एक टीज़र ड्रॉप कर दिया एंड इट एक्सप्लोडेड। कुछ वक्त का सन्नाटा और फिर चारों तरफ अफरा तफरी। Social media got flooded with Pathaan's teaser. Everyone was talking about it, be it the haters, fans or normal public. Everyone wanted a piece of it. टीज़र भले फिल्म के रिलीज़ के 10 महीने पहले आई हो, लेकिन ये खुशी अलग ही थी। वो होता है ना, जब बहुत वक्त के सूखे के बाद हल्की सी भी बारिश होती है तो वो खुश कर जाती है। ये माहौल वैसा ही था। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड टू 2023 January, when SRK made the greatest comeback in the history of cinema. Theaters got flooded with audience, Bollywood's throne watching his rightful owner returning. And this was the moment when some were watching him, who inspires millions of people in India and across the globe, smiling with his whole heart. और इस बेशुमार प्यार ने उन्हें भी ये याद दिला दिया, so we never want him to leave us. We want to enjoy both life and cinema by watching him on the silver screen. And now be it Jawan, the highest grossing in the film of all time, or Tanki, which will bring out the actor SRK in front of us. But one thing is for sure, the magic he carries should never go missing from anyone's life who look up to him. And after all, we all know that. साल 2015, ये साल भी और सालों की तरह ही था। सब एज यूजुअली चल रहा था।
बॉलीवुड के बड़े स्टार अपनी फिल्मों को रिलीज़ और अनाउंस कर रहे थे, जहां तेवर, अलोन, बेबी, खामोशियाँ, रॉय, बदलापुर, बॉम्बे वेलवेट, तन्नू वर्ड मनु रिटर्न्स, ABCD 2, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हुई थी। बट इनमें से मोस्ट ऑफ द बिग बजट फिल्म जैसे तेवर, बॉम्बे वेलवेट, रॉय बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से पिट गई थी। पर फिर भी बॉलीवुड की सिचुएशन 60-40 पर बनी हुई थी, क्योंकि बदलापुर, तन्नू वेड्स मनु रिटर्न्स, ABCD 2 और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन निकाला था उन्होंने। और जैसा मैंने पहले ही कहा था, सब एज यूजुअली चल रहा था। बट ये साल 2015 वही साल था जब बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस ने साउथ की एक फिल्म को हिंदी AKA नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मा उठाया था। और इससे पहले ऐसा नहीं था कि नॉर्थ इंडिया में साउथ की फिल्मों का क्रेज़ नहीं था, बिल्कुल था। भले उन्हें हमने थिएटर में जाकर नहीं देखा था, बट मेरी जंग, वन मैन आर्मी, डॉन नंबर 1, अपरिचित, रोबोट, मगधीरा जैसी बहुत सारी फिल्में हमने देख रखी थी। बट एक लौती फिल्म जिसने नॉर्थ इंडिया में रिलीज़ होकर एक नई वेव ला दी थी, जिसने यहाँ पर साउथ इंडियन फिल्मों का मार्केट ओपन कर दिया था, वो फिल्म और कोई नहीं बल्कि द मोस्ट एपिक सागा बाहुबली द बिगनिंग थी। 10 जुलाई 2015 ये वही दिन था जब बाहुबली द बिगनिंग वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुई थी। और ये साल इसलिए भी खास था क्योंकि SS राजामौली के पिताजी V विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने बाहुबली की कहानी लिखी थी, उनकी एक और लिखी हुई कहानी पर इस साल जुलाई के महीने में ही एक और मेगा सक्सेसफुल फिल्म रिलीज़ हुई थी। बट वो फिल्म तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से नहीं बल्कि बॉलीवुड की बजरंगी भाईजान थी। पर चलो अभी के लिए बाहुबली पर ही रहते हैं। तो अब आगे, जब इस फिल्म ने तेलुगु, तमिल के साथ हिंदी में भी बहुत अच्छा कलेक्शन करके दिखाया था, तो इसका फ़ायदा फिल्म मेकर्स को भी देखने को मिला। और इन्हीं मेकर्स में से एक नाम था एक्टर प्रभास का, जिनकी एक फिल्म ने नॉर्थ इंडिया में रिलीज़ होकर उनकी फ़ैन फॉलोइंग के नंबर को जस्ट डबल कर दिया। लेकिन सिर्फ इतने से ही कुछ छोड़ी होने वाला था। और इसलिए आफ्टर गिविंग द जॉ ड्रॉपिंग क्लाइमैक्स ऑफ पार्ट 1, पूरी की पूरी ऑडियंस पार्ट 2 का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। एंड देन आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years फिल्म के सेकेंड और फाइनल पार्ट ने रिलीज़ होकर इतिहास रच दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजिटल रिकॉर्ड्स टू बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। और इस चीज़ से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो था प्रभास और SS राजामौली सर को, क्योंकि इस मैग्नम ऑफर्स का रिकॉर्ड इतना बड़ा बन गया कि आज तक टिल डेट इसके पैन इंडिया के कलेक्शन का रिकॉर्ड कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई है। क्योंकि द रिकॉर्ड ऑफ 1030.42 करोड़, जहाँ हिंदी में इसने 510.99 करोड़, तमिल में 125.85 करोड़, तेलुगु में 338.80 करोड़ और मलयालम में 54.78 करोड़ की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई की थी। और ये रिकॉर्ड इतना बड़ा है कि इवन प्रभास एंड SS राजामौली भी इस रिकॉर्ड को आज तक नहीं तोड़ पाए। पर इस बाहुबली के चैप्टर के क्लोज होने के साथ एक नया चैप्टर की शुरुआत हुई थी, पैन इंडिया स्टार प्रभास की जिंदगी की एक नई चैप्टर। देखो, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बाहुबली ने जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया था उसका एक मेजर और सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी मार्केट से ही आया था। तो इससे एक बात तो साफ है, नॉर्थ इंडिया या और सीधे सीधे शब्दों में कहे तो बॉलीवुड के मार्केट में प्रभास की भी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग पहुंच गई थी। क्योंकि टिल 2023 जनवरी कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जिसने बाहुबली दी कंक्लूजन के कलेक्शन के आसपास भी भटकने की कोशिश की हो। फिर इसी का रिजल्ट था कि नेक्स्ट फिल्म आने में 2 साल का वक्त लगा, वेयर एवरीवन वाज ईगरली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट फिल्म ऑफ सुपरस्टार प्रभास। एंड इन 2019 वी गॉट साहो। और अगर देखा जाए तो साहो एक मेगा प्रोजेक्ट ही थी विद अ बजट ऑफ 350 करोड़, जिसे टी सीरीज ने यूवी क्रिएशन के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर 7 साल में चीज़ें बदलती है, और अब चाहे उसे किस्मत समझे या कुछ और। लेकिन अगर यहाँ प्रभास के केस में देखा जाए तो बाहुबली को प्रभास ने 2011 में साइन किया था, और 2011 से लेकर 2018 तक उनकी किस्मत काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा अच्छी रही। बट अब वक्त था इम्तिहान का। तो फाइनली बहुत हाई प्रमोशन के साथ 30 अगस्त 2019 को साहो रिलीज़ हुई। एंड रिलीज़ के पहले ही दिन इसने 130 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया, विच वॉज द सेकेंड हाइस्ट एवर फॉर एन इंडियन फिल्म, ओनली लोअर देन इस बाहुबली 2 ऑफ प्रभास। पर फर्स्ट वीक में 370 करोड़ का कलेक्शन करने के बाद चीज़ें थोड़ी बदल गई, जहां वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स के रिव्यूज़ ने रफ्तार पकड़ी, और फिर ले देखकर इस फिल्म ने खुद को बस अबव एवरेज का ही टैग दिलवा पाया विद अ कलेक्शन ऑफ अराउंड 450 करोड़। पर यहाँ पर भी एक चीज़ अच्छी हुई कि इसके हिंदी वर्जन को कमर्शियली सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया गया, वेयर टी सीरीज डेफिनेटली मेड सम प्रॉफिट।
अब इसके बाद एंट्री हुई कोविड-19 की, जिसने ऑल ओवर वर्ल्ड अपना कहर ढा कर रखा था और इसके चलते हर सेक्टर में नुकसान देखने को मिला, जिसमें से एक था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और जब जब दुनिया में तनाव बढ़ा है, जनता को एंटरटेनमेंट की तरफ सबसे ज़्यादा तभी लगी है, तो इसलिए पब्लिक ने अपना रुख OTT की तरफ किया। और ये वही टाइम था जब ऑल ओवर वर्ल्ड पब्लिक के टेस्ट में एक मेजर चेंज देखने को मिला, जहाँ ऑडियंस अब स्टोरी ओरिएंटेड वाली फिल्मों और सीरीज़ की तरफ ज़्यादा रुख कर रही थी। और जब फाइनली काफ़ी महीनों बाद जब थिएटर्स ओपन होने शुरू हुए विथ 1 गैप बिटवीन 2 सीट्स के साथ, तो धीरे धीरे फिल्मों का भी आना शुरू होने लगा। वेयर जिन 2 फिल्मों ने मेजर चंक ऑफ ऑडियंस को थिएटर के करीब लाया, वो थी अक्षय कुमार की सूर्यवंशी और मार्वल स्टूडियोज़ की नो वे होम, जिन्होंने 200 और 300 करोड़ का कलेक्शन करके थिएटर्स को एक अच्छा खासा रिवाइवल दिया। और अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक ही हो जाएगा कि एक के बाद एक बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप होने लगी, जैसे बधाई दो, झुंड, बच्चन पांडे, अटैक पार्ट 1, जर्सी, रनवे 34 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन्हीं के बीच रिलीज हुई प्रवास की सेकेंड कोलैबोरेशन विद टी सीरीज राधे श्याम, जिनके म्यूजिक चार्ट बस्टर साबित हुए थे। और इस फिल्म ने भी पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 79 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके रिकॉर्ड बना दिया था। और फिर ओपनिंग वीकेंड में इस फिल्म का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड ह्यूज 151 करोड़ ग्रॉस तक पहुंच गया। लेकिन इसके साथ भी फिर वही हुआ जो साहो के साथ हुआ था। पुअर वर्ड ऑफ माउथ और ख़राब क्रिटिक के रिव्यू के चलते ये फिल्म फ्लॉप हो गई। वेयर मेड ऑन अ बजट ऑफ 350 करोड़, इट ओनली कलेक्टेड रफली अराउंड 300 करोड़। बट यहाँ भी देखा जाए तो इस फ्लॉप फिल्म से कोई खासा ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि ऑडियंस राधे श्याम से ज़्यादा एक्साइटेड एक दूसरी फिल्म के लिए थी, क्योंकि ये फिल्म भी बाहुबली की तरह ही होने वाली थी। बस फ़र्क इतना था कि बाहुबली महाभारत से इंस्पायर्ड थी और ये जो दूसरी फिल्म थी वो सीधा सीधा हिंदू एपिक टेक्स्ट रामायण पर बनी थी। और जी हाँ, ये फिल्म और कोई नहीं, दी कॉन्ट्रोवर्शियल आदि पुरुष थी, जिसके बारे में बस इतना ही कहूँगा कि इट वॉज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आफ्टर ऑल, ओम राउत एज डायरेक्टर, प्रभास एज एक्टर एंड अ 500 करोड़ रुपीज़ बजट, फिल्म के पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे जो इसे नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडियन सिनेमा साबित कर सकते थे। बट वी ऑल नो इसके साथ क्या हुआ। अब मैं वापस से एक बार बताना चाहूँगा कि ये तीनों फिल्मों के फेल होने का कारण और कुछ नहीं बल्कि इनकी बुरी स्क्रीन प्ले थी, क्योंकि प्रभास इन तीनों फिल्मों को फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक और फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन हर सिनेरियो में अच्छा ही रहा था, जिससे ये बात तो साफ साफ साबित होती है प्रभास इज़ नॉट अ लॉटरी स्टार। प्रभास के पास बॉक्स ऑफिस फुल है। अब प्रभास को बस ज़रूरत थी तो वो एक गुड मास एंटरटेनर की। एंड फ्लाइंग हाई ऑन द सक्सेस ऑफ KGF 2, डायरेक्टर प्रसाद नील को ये पोटेंशियल दिखाई दी। और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अब सीधा मुद्दे पे आते हैं कि दिसंबर 2023 में रिलीज सलार ने पूरी तरह से तो नहीं बट काफ़ी हद तक प्रभास को री इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका प्राइमरी एग्जाम्पल है इसका बॉक्स ऑफिस कनेक्शन डिस्पाइट हैविंग क्लैश विद SRK स्टंकी, जहां दोनों फिल्में हिट रही। लेकिन इतने ही से थोड़ी कुछ होने वाला था। आफ्टर ऑल, प्रभास नीडेड बाहुबली लेवल ऑफ सक्सेस। और अब जिस तरह की कलेक्शन दी न्यूली रिलीज एंड दी बिगेस्ट हाइप कल्कि 2898 AD निकाल रही है, उससे तो अब ये साफ हो गया है कि ही हैज़ कम हियर टू रूल एंड डोमिनेट। एंड एट लास्ट वी होप कि अब जो ये सक्सेस रीगेन हुई है वो फर्दर बहुत हाई स्केल पर कंटिन्यू रहे, कॉज वी वांट टू सी प्रभास थ्राइविंग मोर एंड मोर इन फ्यूचर।